नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं एस्टेट पीआरटी एग्जाम जुलाई 2025 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि हमारी आने वाली जो एग्ज़ाम है जो कि काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और इस एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। आपका यहाँ पर फटाफट रिवीजन हो इन प्रश्नों को लेकर के और बेहतर नंबर आप प्राप्त कर पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं इन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मॉस्लो की आवश्यकता सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या होती है? तो मॉस्लो के जो आवश्यकता सिद्धांत है उसमें सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता की बात की जाए, सुरक्षा, सामाजिकता, आत्म साक्षात्कार या फिर सम्मान। तो यहाँ पर देखिए, मॉस्लो के अनुसार जो आत्म साक्षात्कार है उच्चतम मानव आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति अपने पूर्ण संभावनाओं को प्राप्त यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर विकल्प सी होगा प्रश्न के लिए हमारा उत्तर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पर बात की जाए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, ये व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत या फिर है नैतिक विकास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ZPD जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित होगा? तो ये संबंधित होता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, और यहाँ पर वाइगोत्स्की के अनुसार ये सिद्धांत हमें देखने को मिलता है ZPD का। आगे देखिए, यहाँ पर बच्चों में अनुशासन विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो यहाँ पर बच्चों में अनुशासन विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका यहाँ पर हम कह सकते हैं कठोर दंड है, भय उत्पन्न करना, सकारात्मक प्रोत्साहन, अनदेखा करना। तो सकारात्मक प्रोत्साहन यहाँ पर जरूरी बन जाता है बच्चों में अनुशासन विकसित करने के लिए। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था? कोलबर्ग, स्किनर या पियाजे या वाइगोत्स्की? तो देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि जीन पियाजे ने दिया है, और यहाँ पर जीन पियाजे ने इस सिद्धांत के अंतर्गत इसके 4 चरण भी बताएं, जिसे हम संवेदीग्राही, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाओं के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, कौन सा अधिगम सिद्धांत परिणाम पर आधारित सीख को महत्व देता है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, सामाजिक अधिगम या अंतर्दृष्टि अधिगम? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो अधिगम परिणाम पर आधारित सीख को महत्व देता है वो होगा यहाँ पर क्रियात्मक अनुबंधन। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा, और स्किनर का सिद्धांत है जिसमें सकारात्मक नकारात्मक परिणाम से व्यवहार जो है वो सीखा जाता है। आगे लेते हैं, बाल्यावस्था में भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है वो कौन सा होता है? यहाँ पर वंशानुक्रम, पोषण, सामाजिक परिवेश या फिर नींद? तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज की बात की जाए, कारक की बात की जाए, तो वो होगा यहाँ पर सामाजिक परिवेश, जो कि बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे जरूरी होगा। पियाजे के अनुसार परिपक्व तार्किक चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीग्राही अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो यहाँ पर बात की जाए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा हमारा उत्तर। आगे देखते हैं, भाषा अधिगम में LAD की अवधारणा जो है ये किसने दी थी? तो यहाँ पर है नॉम चॉम्स्की, स्किनर या पियाजे या फिर कोलबर्ग? तो यहाँ पर बात की जाए भाषा अधिगम में LAD की जो अवधारणा देने वाले थे वो थे यहाँ पर चॉम्स्की। देखिए, यहाँ पर जो LAD होगा उसका मतलब यहाँ पर होगा लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस, जिसे LAD यहाँ पर कहा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ए वाला, ये हमारा यहाँ पर इसमें उत्तर होगा, नॉम चॉम्स्की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, सहकर्मी समूह बच्चों को किस विकास पर सर्वाधिक प्रभाव डालता है? तो देखिए, सहकर्मी समूह यानी कि जो पीयर ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पर पीयर लर्निंग ग्रुप्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव डालते हैं? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या नैतिक विकास? तो यहाँ पर सही उत्तर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि होगा सामाजिक विकास। देखिए, जब बच्चे ग्रुप में एक साथ समूह के साथ में सीखते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक विकास जो होता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। एक शिक्षक अपने छात्रों को आत्म विश्लेषण, आत्म मूल्यांकन और आत्म प्रेरणा के लिए प्रेरित करता है, वह किस प्रकार की शिक्षा है? संचलित शिक्षा, रटंत शिक्षा, आत्म निर्देशित अधिगम या निर्देशात्मक अधिगम? तो यहाँ पर बात की जाए तो वो होगा यहाँ पर आत्मनिर्देशित अधिगम, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही उत्तर। आगे लेते हैं, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था
में बच्चे कैसे निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कैसे निर्णय लेते हैं, तो सामाजिक अनुबंध के आधार पर, कानून के अनुसार, या सजा और पुरस्कार के आधार पर, या स्वतंत्र मूल्यों के अनुसार। तो देखिए, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें बच्चे जो निर्णय लेते हैं वो सजा और पुरस्कार के आधार पर लेते हैं, जो कि होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को समझना क्यों आवश्यक है। सभी को एक जैसे पढ़ाने के लिए, कमजोर विद्यार्थी को दंडित करने के लिए, उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, औसत को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वो जरूरी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। किस अधिगम सिद्धांत में मॉडलिंग का प्रयोग होता है। शास्त्रीय अनुबंधन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन, या फिर है गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो होता है यहाँ पर इसमें मॉडलिंग का प्रयोग जो है वो किया जाता है। बेंडूरा के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के व्यवहार को देख करके उसका अनुकरण यहाँ पर करते हैं। आगे देखिए, यदि एक छात्र कक्षा में बोलने से डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसे डांटना चाहिए, उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उसे सुरक्षित वातावरण देना चाहिए, उसी कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जाए तो उसे सुरक्षित वातावरण देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंसीज का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर बात की जाए पियाजे, वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर, स्किनर। तो ये सिद्धांत देने वाले थे हावर्ड गार्डनर, जिन्होंने कहा था जो बहुबुद्धि भाषा या बुद्धि जो होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। आगे देखिए, रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो जहां पर रचनात्मक अधिगम होता है वहां शिक्षक की भूमिका ज्ञान का प्रसारक, ज्ञान के स्रोत, मार्गदर्शक और सहायक, अनुशासनकर्ता। तो यहाँ पर मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका में शिक्षक जो होते हैं रचनावादी अधिगम में होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। डिजिटल साक्षरता बच्चों के किस विकास के पक्ष से जुड़ी है। यहाँ पर है नैतिक, सामाजिक, बौद्धिक, या फिर भावनात्मक। तो ऑप्शन सी होगा बौद्धिक हमारा इसमें उत्तर। निम्न में से कौन सा व्यवहार विशिष्ट शिक्षण आवश्यकता का संकेत देता है। तो यहाँ पर बात की जाए सामान्य धीमी प्रगति, सामाजिक सहभागिता में कठिनाई, पढ़ाई में रुचि, या फिर होगा समय पर गृह कार्य करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सामाजिक सहभागिता में कठिनाई। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं। बच्चे कब लिंग पहचान विकसित करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए बच्चे जो हैं जेंडर आइडेंटिटी करना शुरू करते हैं जन्म के समय 2 वर्ष की उम्र में, किशोर अवस्था में 10 वर्ष की उम्र के बाद। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 वर्ष की उम्र से ये शुरू कर देते हैं। 2-3 वर्ष की बच्चे की उम्र हो जाती है तब वो समझने लगते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण बच्चों को केंद्र में रखता है। तो बच्चों को केंद्र में रखने वाला यहाँ पर जो दृष्टिकोण होगा वो विद्यार्थी केंद्रित होगा। विद्यार्थी केंद्रित जो दृष्टिकोण होता है वही बच्चों को केंद्र में रखता है। नाम से विकल्प में भी स्पष्ट हो रहा है। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार निकटतम विकास का क्षेत्र ZPD का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ZPD के सही अर्थ की बात की जाए तो वो स्तर जिसमें बच्चा बिना किसी सहायता के प्राप्त कर ले, वह स्तर जहाँ बच्चा सीखने में असफल रहता है, वह स्तर जहाँ बच्चा सक्षम व्यक्ति की सहायता से सीख सकता है, या डी है वह स्तर जो केवल वयस्कों के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विकल्प सी वह स्तर जहाँ बच्चा सक्षम व्यक्ति की सहायता से सीख सकता है। आगे देखिए, संज्ञानात्मक असंतुलन की जो अवधारणा है ये किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी। यहाँ पर है पियाजे, कोलबर्ग, लियोन फेस्टिंगर और स्किनर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा लियोन फेस्टिंगर हमारा सही उत्तर। आगे देखिए, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर सामाजिक अनुबंध और लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर बात की जाए पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उच्च परंपरागत स्तर, या आत्म केंद्रित स्तर। तो उत्तर हो जाता है उत्तर परंपरागत स्तर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। एक बच्चा किसी कार्य को बार बार दोहराता है और उसमें सुधार करता है तो वह किस प्रकार के सीख का उदाहरण यहाँ पर है। तो देखिए, बच्चा जब बार बार किसी कार्य को दोहराता है और तो ये किस प्रकार के सीख का उदाहरण होगा।
शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, सामाजिक या फिर अंतर्दृष्टि। तो यहाँ पर होगा क्रियात्मक अनुबंधन का ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बी वाला जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। और क्रियात्मक अनुबंधन जो है स्किनर के द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है जहाँ पर बच्चे को किसी कार्य के लिए इनाम या दंड देकर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। बार बार अभ्यास करने से उसमें सुधार दिखता है, वो इसी का उदाहरण होता है। स्कैफोल्डिंग तकनीक किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देती है? यहाँ पर बात की जाए स्मृति आधारित अधिगम, स्वतंत्र अधिगम, सहायक अधिगम या मशीन अधिगम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सहायक अधिगम, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास किससे प्रभावित होता है? तो बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास जो होता है किससे प्रभावित होता है? यहाँ पर है माता पिता की आय से, स्कूल की फीस से, सामाजिक अनुभवों से या टीवी देखने से। तो सामाजिक अनुभवों से, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आता है, कौन सा दृष्टिकोण यह मानता है बच्चा एक सक्रिय सीखने वाला है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संरचनात्मक दृष्टिकोण, रचनावादी दृष्टिकोण या फिर है यांत्रिक दृष्टिकोण? तो रचनावादी दृष्टिकोण जो है वही यह मानता है। आगे देखते हैं, विकास की कौन सी विशेषता सही है? विकास हमेशा प्रगति करता है, विकास एक रैखिक प्रक्रिया है, विकास केवल शारीरिक होता है, विकास निरंतर और क्रमिक होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी के साथ में विकास निरंतर और क्रमिक होता है। ऑप्शन डी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चा विशेष आवश्यकता की श्रेणी में आता है? यहाँ पर जो बहुत बातें करता हो, जो सीखने में कठिनाई महसूस करता हो, जो हर बार प्रथम आता हो या बहुत शरारती होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सीखने में कठिनाई महसूस करता है वो बच्चा यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की श्रेणी में आएगा। किशोर अवस्था में बच्चों को किस प्रकार की सहायता अधिक आवश्यकता होती है? दंड, आर्थिक, भावनात्मक और मार्गदर्शन, खान पान की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों को भावनात्मक और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है किशोर अवस्था में। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की बात करें, एक शिक्षक को किस प्रकार का दृष्टिकोण जो है वो अपनाना चाहिए? नियंत्रक, सहयोगी, आलोचक या तटस्थ? तो यहाँ पर शिक्षक को एक सहयोगी दृष्टिकोण जो है वो अपनाना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। वाइगोत्स्की ने किसे सीखने का माध्यम बताया है? यहाँ पर किताबें, सामाजिक संपर्क, परीक्षा, अकेला माध्यम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सामाजिक संपर्क, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? तो इसके फोल्डिंग स्कूल की छत सजा देना, अस्थायी सहयोग देना या परीक्षा लेना। इसके फोल्डिंग का मतलब ही होता है अस्थायी सहयोग देना। बच्चे को जहाँ समस्या लगती है शिक्षक थोड़ा सा सहारा उसको देते हैं और बाद में बच्चा खुद यहाँ पर सक्षम बन जाता है। आत्म संवेदनशीलता का विकास जो है ये कब शुरू होता है? जन्म से, 1 वर्ष से या फिर 2-3 वर्ष की उम्र से या किशोर अवस्था में? तो देखिए, आत्म संवेदनशीलता जो सेल्फ अवेयरनेस होता है इसका विकास शुरू होता है 2-3 वर्ष की उम्र से। तो यहाँ पर विकल्प सी जो होगा ये बन जाएगा हमारा उत्तर। आगे चलते हैं, कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षण का प्रतीक है? तो यहाँ पर शिक्षक बोले, छात्र सुने, छात्र सक्रिय रूप से भाग ले, पाठ्यपुस्तक का पाठ करें या गृह कार्य ही सबसे जरूरी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं छात्र सक्रिय रूप से भाग ले। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं, आईक्यू, बौद्धिक लब्धि का विकास अधिकतम किस अवस्था में होता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो आईक्यू, बौद्धिक लब्धि का विकास जो होता है वो हमें देखने को मिलता है बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। रचनात्मक का विकास जो होता है वो किस प्रकार किया जा सकता है? तो बच्चों में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास रटवा कर या खुली गतिविधियों के द्वारा, उत्तर लिखवा कर, याद करवा कर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं खुली गतिविधियों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण है? तो यहाँ पर टर्मन, मेरिल, ब्लूम टैक्सोनॉमी, पियाजे स्केल, स्किनर चार्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बुद्धि परीक्षण जो होगा वो होगा यहाँ पर टर्मन मेरिल, जो कि आईक्यू जांचने के लिए इसका उपयोग जो होता है वो किया जाता है। कौन सी अवस्था को सुनहरा काल यहाँ पर कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो इनमें से बाल्यावस्था जो होती है इसे सुनहरा काल कहते हैं क्योंकि 6 से 12 वर्ष बच्चों को सीखने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। आगे देखिए, एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकीकृत शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना है या फिर विशेष बच्चों को अलग पढ़ाना है या फिर सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करना, प्रतियोगिता बढ़ाना है।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करना, यही हमारा इसमें उत्तर होगा। कौन सा कारक व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो यहाँ पर परीक्षा, अभिप्रेरणा, दंड या फिर समय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा अभिप्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा से बच्चा स्वेच्छा से प्रयास यहाँ पर करने लगता है। प्रोजेक्ट विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रोजेक्ट विधि यहाँ पर जो होगा अनुभवजन्य अधिगम, स्मृति पर आधारित अधिगम, रटंत विधि या निगरानी अधिगम। तो यहाँ पर होगा अनुभवजन्य अधिगम। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आता है खेल किस प्रकार के विकास में सहायक है? केवल शारीरिक, केवल सामाजिक, बहुआयामी या फिर केवल मानसिक? तो यहाँ पर बहुआयामी जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा उत्तर होगा। बाल्यावस्था में झिझक और संकोच का मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए बाल्यावस्था में झिझक और संकोच का जो मुख्य कारण होता है अधिक सजा देना, खराब सेहत, परिवार का सहयोग न होना, असुरक्षित वातावरण। तो असुरक्षित वातावरण जो होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है, जहां पर बच्चा खुलकर बोलने से डरता है और साथ ही साथ उसका आत्मविश्वास भी इसमें घटता है। प्रभावी अध्यापन की क्या पहचान है? तो प्रभावी अध्यापन की पहचान जो है केवल परीक्षा परिणाम, विषय वस्तु का रटना, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, शिक्षक को बोलना। तो यहाँ पर विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी जो होगी वो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। वाइगोत्स्की का निकट विकास क्षेत्र जेडपीडी जेडपीडी यहाँ पर किससे संबंधित होगा? स्वचलित अधिगम, माता पिता का शिक्षण, सहायक अधिगम या स्वतंत्र अभ्यास? तो यहाँ पर जेडपीडी जो होगा ये संबंधित होगा सहायक अधिगम से। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या कर सकते हैं? कल्पनाशील सोच, अमूर्त तर्क, प्रतिवर्ती क्रियाएं या भाषाई प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे प्रतिवर्ती क्रियाएं जो है वो करते हैं। 7 से 11 वर्ष के बच्चे, इस अवस्था में बच्चे तर्क परिवर्तन को समझने लगते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत कौन सी अवस्था सामाजिक अनुबंधन को दर्शाती है? तो यहाँ पर बात की जाए पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर और नैतिक भ्रम स्तर। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाता है उत्तर परंपरागत स्तर। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। सीखने में स्थानांतरण किस प्रकार का होता है? तो सीखने में स्थानांतरण केवल सकारात्मक, नकारात्मक दोनों प्रकार का, या कोई स्थानांतरण इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार का जो स्थानांतरण है वो देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम कोई पूर्व ज्ञान नया सीखने में सहायक भी हो सकता है, यानी कि सकारात्मक भी हो सकता है, या फिर बाधा भी बन सकता है, तो वो नकारात्मक भी हो जाएगा। थायरडाइक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? यहाँ पर निष्क्रिय अधिगम, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, प्रतिकृति सिद्धांत, अवबोधन सिद्धांत है। तो थायरडाइक ने प्रयास और त्रुटि सिद्धांत को यहाँ पर प्रतिपादित किया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है भाषा का विकास, मांसपेशियों का विकास या फिर मानसिक क्रियाओं का विकास, नैतिक विचारों का विकास? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानसिक प्रक्रियाओं का विकास। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसी सिद्धांत जो है ये किसने दिया? तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने यह सिद्धांत जो दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, अधिगम का सामाजिक संदर्भ कौन सुझाता है? यहाँ पर पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की या बिनेट? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वाइगोत्स्की जो है ये सामाजिक संदर्भ का सिद्धांत यहाँ पर सुझाते हैं। आगे देखिए, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यहाँ पर है पुरस्कार, बाहरी दबाव, आत्म प्रेरणा, भय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आत्म प्रेरणा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुकरण अधिगम के समर्थक कौन थे? तो अनुकरण अधिगम के समर्थक थायरडाइक, स्किनर, बेंडूरा, पावलाव। तो यहाँ पर बात की जाए बेंडूरा की, तो बेंडूरा जो है वो यहाँ पर बेंडूरा है, ये बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था जो कि सीखने में मॉडलिंग यानी कि अनुकरण पर आधारित था। आगे देखिए, तो उत्तर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। विकास और वृद्धि में अंतर, कोई अंतर नहीं है, या फिर विकास शारीरिक, वृद्धि मानसिक है?
वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक या फिर दोनों समान है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। प्रेरक वातावरण से तात्पर्य है केवल शांति, पाठ्यपुस्तकें, सीखने को बढ़ावा देने वाला परिवेश, प्रतियोगी वातावरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सीखने को बढ़ावा देने वाला परिवेश, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। चलिए, रचनावाद क्या सिखाता है? तो रचनावाद यहाँ पर ज्ञान तयशुदा है, बच्चा खाली पात्र है, ज्ञान के निर्माण छात्र स्वयं करते हैं, सीखना केवल याद करने पर निर्भर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रचनावाद का जो सिद्धांत है वो जहाँ पर ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं करते हैं, ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? तो इसके फोल्डिंग की अवधारणा पियाजे, वाइगोत्स्की, थार्नडाइक या फिर कोहलबर्ग। तो ये देने वाले थे वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं। सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है पारिवारिक वातावरण की, और ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर होगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य नंबर देना, फेल करना, अधिगम की समझ जानना या फिर यहाँ पर है बच्चों को डराना। तो यहाँ पर अधिगम की समझ जानना, यही यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, पीयर लर्निंग का क्या लाभ है? तो यहाँ पर अनुशासन बढ़ता है, खर्चा कम होता है, एक छात्र दूसरे से सीखते हैं, परीक्षा आसान हो जाती है। तो यहाँ पर छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, यही हमारा इसमें उत्तर हो जाता है। चलिए आगे लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल विकास में रुकावट का कारण नहीं है? तो बाल विकास में रुकावट का कारण जो चीज नहीं है वो हमें यहाँ पर देखना है। कुपोषण, अनुकूल वातावरण, भावनात्मक उपेक्षा या फिर अशिक्षा। ये अनुकूल वातावरण जो है ये यहाँ पर रुकावट का कारण नहीं होगा, बाकी अन्य तीनों होंगे। भाषा विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है? तो इसके लिए समय किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था या वृद्धावस्था। तो यहाँ पर सही अवस्था जो होती है वो होती है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी हमारा उत्तर। इस अवस्था में बच्चे भाषा विकास बहुत शीघ्रता से सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमने बाल विकास से संबंधित प्रश्न लिए थे ये समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।